हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या कुछ होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप लोग खुद पढ़ सकते हो, एक एक दो लाइन के, इतना कुछ उसके अंदर है नहीं। तो हम बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे बेटा, आज बात करेंगे। अब एक बात पढ़ सुनिएगा बेटा, आपने इस यूनिट के अंदर दो पार्ट पढ़े। एक पार्ट आपने पढ़ा हैलो एल्केन और एक पार्ट आपने पढ़ लिया अपने कौन सा, हैलोजेंस। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो हैलोजेंस और हैलो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो लगभग क्या है बेटा, एक समान सी है। लगभग मैं नहीं बोल रहा कंप्लीटली एक समान है, कुछ हद तक क्या है बेटा वो एक समान है। अब बात आती है सर, जब इनकी प्रॉपर्टी एक समान है तो क्या हम ये बोलते हैं कि क्या इन दोनों की रिएक्टिविटी भी सेम होगी? भाई जब प्रॉपर्टी लगभग समान है तो रिएक्टिविटी भी लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। क्या बोला गया है, किसी ने बोला बेटा कि जो आपका हैलोजेंस होता है ना, ये हैलो एल्केन की बजाय लेस रिएक्टिव होता है। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि हैलोजेंस आर लेस reactive to haloalkane। कि जो आपका हैलोजेंस होता है वो हैलोएल्केन से कैसा होता है बेटा, लेस रिएक्टिव होता है। यानी कि आप क्या बोलोगे कि आपका जो हैलोएल्केन है वो जल्दी रिएक्शन करेगा, जो आपका हैलोजेंस है वो थोड़ी लेट रिएक्शन करेगा। रिएक्शन जरूर करेगा, लेकिन रिएक्शन का जो रेट होगा वो कैसा होगा, हैलोएल्केन से डिफरेंट होगा। हैलोएल्केन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि हैलोजेंस की जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगी बेटा, आपकी कम होगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपकी हैलोजेंस वो कैसी है, लेस रिएक्टिव, और हैलोएल्केन क्या है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव। बात आती है सर ऐसा क्यों, क्या वजह है कि आपकी हैलोजेंस हैलोएल्केन से कम रिएक्टिव है? कारण क्या है इसका? तो कारण जानने की कोशिश करते हैं बेटा कि इसके पीछे अलग-अलग कारण होते हैं बेटा। इनमें से पहला कारण लेते हैं बेटा, फर्स्ट रीजन इसके अंदर जो आता है वो आता है बेटा इसका रेजोनेंस इफेक्ट। पहला जो कारण आता है उसका नाम है बेटा पहला जो कारण आता है बेटा उसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए बेटा क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट। आपने 11th क्लास के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था बेटा, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में काफी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी डिस्कस की थी। 4th यूनिट जो आपकी केमिकल बॉन्डिंग थी उसके अंदर भी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिस्कस किया था बेटा। एक्चुअली में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या होता है बेटा, डीलोकलाइजेशन होता है। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर क्या कर दिए जाते हैं बेटा, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, डीलोकलाइज कर दिए जाते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस बोलते हैं। कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट उन पाई इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बन सकती है, यानी कि कितना डीलोकलाइजेशन उन पाई इलेक्ट्रॉनों का हो सकता है, तो हमारे पास अलग-अलग स्ट्रक्चर बनेगी। डीलोकलाइजेशन अलग-अलग स्थान पर होगा तो स्ट्रक्चर भी कैसे बनेगी, अलग-अलग। और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है बेटा, आपका रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। तो इसके अंदर बात करते हैं कि किस प्रकार से रेजोनेंस इफेक्ट हैलोएल्केन को हैलोजेंस से ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। किस प्रकार से रेजोनेंस इफेक्ट हैलोएल्केन को हैलोजेंस से क्या बनाता है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। किस वजह से बनाता है, कैसे बनाता है, देखिए डिस्कस करते हैं बेटा। अगर हम बात करें हैलोजेंस की तो देखिएगा बेटा, हैलोजेंस के अंदर क्या होता है कि आपकी बेंजीन होगी, यहाँ पर आपका मान लो हैलोजन, हैलोजन के हमने किसको लिख दिया बेटा, क्लोरीन को लिख दिया। मान लो हैलोजन के रूप में हमने किसको लिख लिया बेटा, यहाँ पे क्लोरीन को रख दिया। अब एक बात बताओ बेटा, क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए या नहीं बच गए? अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब क्या होगा बेटा, ये क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? यानी 2 इलेक्ट्रॉन से कैसा बॉन्ड बनता है बेटा, डबल बॉन्ड बनता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी बेटा, आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटा बेंजीन। यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे हो गया Cl। Cl के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो Cl पर
पॉजिटिव चार्ज अगर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा 6 में से 2 चले गए, कितने बच गए बेटा आपके 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर पड़ जाएंगे बेटा। अब देखिएगा बेटा जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड बन गया। अब इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो थोड़ी देर के लिए। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो कितने बॉन्ड हो गए बेटा 2, तो 4 हो गए, यहाँ पर 5, लेकिन कार्बन तो कितने बॉन्ड बना सकते बेटा 4। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो कार्बन अगले बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन को दे देगा बेटा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो कार्बन बैठा है वो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक सिंगल बॉन्ड तोड़कर जो 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो अगले कार्बन को दे देगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव, बाकी ऊपर कुछ असर हुआ नहीं। क्लियर हो बेटा? अगले स्टेप तो देखिएगा क्या होगा। अगर ऐसे क्लियर नहीं हो तो यहाँ पर आप कार्बन की चेन बना कर देख लो। ये आपका कार्बन है पास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 कार्बन। यहाँ पर ये कैसा बॉन्ड बेटा डबल है। सबको पता है हर कार्बन के साथ क्या लगा होता है बेटा, एक हाइड्रोजन लगा होता है। ये एक हाइड्रोजन हो गया और इस कार्बन के साथ क्लोरीन है। इस क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो इसका मतलब क्या है, इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड हो गया डबल। अब इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 2 2 4 और 1 5 हो गए, लेकिन होने कितने चाहिए 4। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस सिंगल बॉन्ड तोड़कर 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन आगे तो कैसे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, वही हमको दिखाया। क्लियर है? अब ये कार्बन क्या करेगा, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर देगा, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करेगा। क्यों करेगा स्टेबल, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है बेटा कि कार्बन को कितने बॉन्ड बनानी है, 4 बॉन्ड बनाने, लेकिन इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं बेटा 1 2 और 3 बॉन्ड बने। एक बॉन्ड और भी बनना बाकी है, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये कार्बन क्या करेगा, अगले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर कैसा बॉन्ड बना लेगा डबल। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे बेटा इस कार्बन के पास है, इन दोनों कार्बन के बीच में आ गए। अब इस कार्बन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया तो कार्बन की वैलेंसी चेक कीजिएगा, इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो इसकी। इस कार्बन की वैलेंसी अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर बनता है तो 2 2 4 और 1 5 हो जाएगी। तो ये कार्बन क्या करेगा, अगले इलेक्ट्रॉन को तोड़कर अगले कार्बन को दे देगा। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा बेटा, आपके अगले कार्बन के पास आ जाएगा। लगातार इस प्रकार से क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का लगातार क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होता रहेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा देखिएगा, ये बेटा आपकी बेंजीन, यहाँ पर होगा बेटा डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बन गया बेटा डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा यहाँ पे। ये होगा बेटा आपका बेंजीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले बन चुका है, यहाँ पर अब बना है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ पर आ गए और कैसे चार्ज हो गया नेगेटिव। अगले स्टेप में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। अब ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन ले रखे तो उनको क्या करेगा, वापस सेंड कर देगा बेटा। तो स्ट्रक्चर क्या बन गई आपकी, स्ट्रक्चर बन गई बेटा बेंजीन। यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन गया Cl, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा वापस 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। तो ये क्या आ गई बेटा, ये आ गई बेटा आपकी क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिएगा इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर हमने क्या बोला है कि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण आपकी हैलोजेंस कैसे हो जाती है, लेस रिएक्टिव क्यों होती है, उसके पीछे कारण है। और देखिएगा ये तो हैलोजेंस की बनी बेटा, एक बार हैलोएल्केन की ओर बनाकर देखते हैं। तो ये कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर मान लो आपका Cl हो गया, तो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6। अगर ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है तो इस कार्बन के पास अगला कोई कार्बन नहीं है जिसके साथ वो बॉन्ड को क्या कर सके, डिसोसिएट कर सके। तो ये कार्बन जब बॉन्ड डिसोसिएट ही नहीं कर सकता तो ये कार्बन इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। केवल ये कार्बन तभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता जब इसके आगे भी कोई पाई इलेक्ट्रॉन होता जिसको वो और आगे क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। सबको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड है जिसके अंदर एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक कैसा बॉन्ड होता है बेटा आपके पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड होता है उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेटा। और उन्हीं पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है बेटा आपका डीलोकलाइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कार्बन पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो हम क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पर नो रेजोनेंस। तो हेलोएल्केन के अंदर कोई भी रेजोनेंस
नहीं होती। या आप बोल सकते हो हेलो एल्केन डू नॉट शो द रेजोनेंस इफेक्ट, कि आपका जो हेलो एल्केन होता है बेटा वो हेलो एल्केन रेजोनेंस इफेक्ट को शो नहीं करता। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या होने जा रहे हैं, ये तो होगी बेटा आपके हेलोजेंस, ये होगी बेटा आपके हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में कोई रेजोनेंस इफेक्ट लागू नहीं है। अब हेलोजेंस में देखिए बेटा अगर हम स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ की अगर हम बात करें, कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अगर इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा जाए तो बेटा कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है बेटा। कार्बन और क्लोरीन के बीच में इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसा बॉन्ड नजर आ रहा है बेटा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। जबकि हेलो एल्केन के अंदर कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है। मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है? सीधी सी बात है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। जब आपका सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो आपका आसानी से हैलोजन निकल जाएगा, और जितनी जल्दी हैलोजन निकलेगा उतनी ही जल्दी दूसरा कोई जो स्पीशीज है वो इस कार्बन पर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा और रिएक्शन को क्या करवा देगा, कंप्लीट करवा देगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्शन का फास्ट होना या स्लो होना बोलते हैं बेटा। तो हमने वही तो बात यहाँ पर बोली बेटा कि जितनी जल्दी ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा उतनी ही जल्दी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट, क्योंकि क्लोरीन किसका काम करेगा, लिविंग ग्रुप का काम करेगा बेटा। किसका काम करेगा, ये लिविंग ग्रुप का काम करेगा। तो जितनी जल्दी आपका क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा उतनी ही जल्दी कोई स्पीशीज आकर क्या कर जाएगा बेटा, अटैक कर जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा आपकी, कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें हेलोजेंस में, तो हेलोजेंस में कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बैठा है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बैठा है। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिंगल से ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आसानी से टूटेगा नहीं, और जब तक आसानी से नहीं टूटेगा तब तक आपका क्लोरीन भी आसानी से नहीं निकलेगा। तो जब तक क्लोरीन नहीं निकलेगा तब तक कोई दूसरा स्पीशीज आकर इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हेलोजेंस थोड़ी लेट रिएक्शन करेगा। किसकी बजाय, हेलो एल्केन की बजाय। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन से कैसा होता है बेटा, लेस रिएक्टिव होता है। कैसा होता है बेटा, लेस रिएक्टिव होता है। कांसेप्ट क्लियर हो बेटा? क्या लिखेंगे इसके अंदर कि हेलोजेंस के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट होने के कारण हेलोजेंस में कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है बेटा, डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसकी बजाय, हेलो एल्केन की बजाय, क्योंकि हेलो एल्केन रेजोनेंस इफेक्ट को शो नहीं करता। जब वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता तो कार्बन और हेलोजन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है बेटा, सिंगल, जो बिल्कुल आसानी से क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है और आसानी से हेलोजन निकलने के कारण कोई रिएक्टिव स्पीशीज कार्बन पर अटैक करके रिएक्शन को क्या करवा देता है, कंप्लीट करवा देता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका हेलो एल्केन है वो हेलोजेन से क्या है बेटा, मोर रिएक्टिव, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव है। सेकंड टाइप की हम बात करते हैं बेटा, सेकंड रीजन क्या है इसके अंदर, तो सेकंड रीजन देखिएगा बेटा, सेकंड रीजन में बोला गया है बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन स्टेज के आधार पर डिस्कस करते हैं बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेज के आधार पर आपकी हेलोजेंस हेलो एल्केन से लेस रिएक्टिव क्यों है, हेलोजेंस लेस रिएक्टिव किसके बजाय बेटा, हेलो एल्केन के बजाय। किसके आधार पर हमने बोला बेटा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेज के आधार पर। अब देखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेज के आधार पर कैसे बोल सकते हैं, ये बात बताइएगा बेटा। ये आपका कार्बन एल्केन का, एल्केन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, सबको पता है sp3 होती है। अगर हम पूछें कि which type of hybridization occur in alkane, एल्केन के अंदर किस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, तो आप बोलोगे सर एल्केन हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp3 क्या होती है बेटा, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अगर हम यही बात पूछें कि भाई हेलोजेंस में कौन सी होगी, हेलोजेंस को C6H5X के द्वारा लिख रहा हूं बेटा, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर कौन सी होगी आपकी, sp2 होगी। पता है ना बेटा,
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है कॉन्जुगेशन होने स्टार्ट होता है, कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, यहाँ पे आपकी sp2 हाइब्रिडेशन है, यहाँ पे कौन सी बेटा आपकी sp3। यहाँ से s करेक्टर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यहाँ से हम s करेक्टर निकालते हैं। अब देखो क्या बेटा, कोई भी करेक्टर कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3 pk, 1 s का, 3 और 1 4, तो 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो एक ऑर्बिटल के इससे कितने परसेंटेज आएगी, 25 आएगी या नहीं आएगी। दोबारा से सुनिएगा, कोई भी चीज होती है कितने होती है बेटा, 100% होती है। यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल गिनो कितने है बेटा, टोटल ऑर्बिटल 3 तो pk और 1 s का, 3 और 1 4, 100 को 4 से डिवाइड करो तो एक ऑर्बिटल की परसेंटेज आ जाएगी। तो जब 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो एक ऑर्बिटल की परसेंटेज कितनी आती है, 25। मुझे निकालनी किसका करेक्टर है, s का। तो s का कितना ऑर्बिटल है, 1, और एक ऑर्बिटल किसमें हिस्सेदारी कितनी है, 25। तो मैं क्या बोल दूंगा कि एल्केन के अंदर कितना परसेंट s करेक्टर है बेटा, 25% s करेक्टर हो गया या नहीं हो गया बेटा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं s करेक्टर निकालता हूँ तो कितना आएगा बेटा, 33.3% हो गया या नहीं हो गया। अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन के अंदर s करेक्टर कितना हो गया, 25%। अगर मैं बात करूं हेलो एलिन्स की, तो हेलो एलिन्स के अंदर s करेक्टर कितना होगा बेटा, 33.3%। अब आप कोई कहता है सर इससे फायदा क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपने एक बात पढ़ी होगी बेटा कि मोर बी द s करेक्टर, मोर बी द s करेक्टर, मोर बी द मोर बी द s करेक्टर, मोर बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने ये बात पढ़ी होगी बेटा, जितना ज्यादा s करेक्टर होगा बेटा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा क्या होगा बेटा आपका s करेक्टर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या समझते हो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या समझते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी। अब एक बात बताओ बेटा, s करेक्टर किसमें ज्यादा है, s करेक्टर आपका हेलो एलिन्स में क्या है, ज्यादा है, और हेलो एल्केन में क्या है बेटा, कम है। तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी किसमें ज्यादा होगी बेटा, आपके हेलो एलिन्स में होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि हेलो एलिन्स के अंदर ये जो बेंजीन है, और यहाँ पर जो कार्बन बैठा है बेटा, वो कार्बन इस हैलोजन के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि इस कार्बन का s करेक्टर कितना है बेटा आपका, 33.3% है। जब इस कार्बन का s करेक्टर 33.3 है तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जबकि हेलो एल्केन के अंदर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा, 25% है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इनको ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो आपकी बॉन्ड लेंथ है ना बेटा, वो शॉर्ट हो जाएगी। जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी बेटा, शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, बॉन्ड लेंथ आपकी शॉर्ट हो जाएगी। और जब एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी के द्वारा ऑब्जर्व किया गया बेटा, तो ये पाया गया कि क्लोरोबेंजीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो 169 पिकोमीटर पाई गई, और मिथाइल क्लोराइड के अंदर ये 177 पिकोमीटर पाई गई बेटा। दोबारा से सुनिएगा, हमने क्या बोला बेटा कि जो आपके हेलोरिन्स है, उस हेलोरिन्स के अंदर जो आपका s करेक्टर है वो कितना है बेटा, 33.3% है। और हेलो एल्केन के अंदर जो s करेक्टर वो कितना है बेटा, आपका 25% है। अब s करेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से संबंध होता है बेटा कि जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो आप एक बात नोट कीजिएगा बेटा कि किस कार्बन का s करेक्टर ज्यादा है, हेलोरिन्स के कार्बन का s करेक्टर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि हेलोरिन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलो एल्केन के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगी। तो हेलोरिन्स का जो कार्बन है वो हेलोजन के इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। किसकी बजाय, हेलो एल्केन की बजाय। और जब एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी के द्वारा जब इसको चेक किया गया बेटा,
तो एक्सरे स्टडी के द्वारा हमें एक बात नजर आई कि एक्सरे स्टडी ने बोला कि क्लोरोबेंजीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ पाई जाती है वो तो पाई जाती है 169 पिकोमीटर की, जबकि क्लोरो मीथेन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ पाई जाती है कार्बन और क्लोरीन के बीच वो कितनी पाई जाती है बेटा 177 पिकोमीटर की पाई जाती है बेटा। जब यहाँ पर आपकी जो बॉन्ड लेंथ 177 पिकोमीटर है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आपकी कितना है बेटा 169 पिकोमीटर है। तो एक बात बताइएगा बेटा, ये बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, शॉर्ट होगी, और शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होने के कारण इसको तोड़ना कैसा होगा, मुश्किल सा होगा नहीं। आप एक बात बताइए बेटा, एक तो आपके पास छोटी स्टिक है उसको तोड़ो, एक बड़ी स्टिक है उसको तोड़ो, तो जो छोटी स्टिक होगी उसको टूटने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बड़ी वाले को टूटने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है, शॉर्ट है, तो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मतलब आसानी से नहीं टूटेगी, और आसानी से नहीं टूटेगी मतलब आसानी से रिएक्शन भी नहीं करेगी बेटा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपकी हेलो एलिमेंट्स है वो हेलो एल्केन से क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव। बात एक बात दिमाग में डालो बेटा, जब तक आपका हैलोजन नहीं जाएगा तब तक आपकी बेंजीन रिएक्शन नहीं करेगी। जितनी जल्दी आपका हैलोजन चला जाएगा उतनी ही जल्दी आपकी बेंजीन क्या कर जाएगी, रिएक्शन, और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी जल्दी हैलोजन जाएगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, और जितनी हैलोजन नहीं जाएगा तब तक रिएक्टिविटी क्या रहेगी, कम। और बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई, शॉर्ट हो गई, और शॉर्ट बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, क्योंकि वहां पर जो पैकिंग होती है बेटा शॉर्ट बॉन्ड लेंथ के अंदर वो कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। जब स्ट्रांग पैकिंग है तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी। इसलिए हैलोजेंस की रिएक्टिविटी हेलो एल्केन से कैसी होती है बेटा, कम होती है। नेक्स्ट पर आइएगा बेटा, थर्ड पॉइंट थोड़ा इसी के समान है बेटा। आपका जो थर्ड पॉइंट है वो लगभग इसी के समान है, थोड़ा कैच करने की कोशिश करना। जो आपका थर्ड पॉइंट आता है बेटा, उस थर्ड पॉइंट के अंदर उसने बोला गया है पोलैरिटी को लेकर। किसको लेकर बोला गया बेटा, पोलैरिटी को लेकर। पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। चलो डिस्कस करते हैं बेटा, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी के ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा क्या कुछ इसके अंदर बोला गया बेटा, तो देखियो बेटा, हमने अभी एक बात पढ़ी तो आपका हेलो एल्केन है उसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, और जो आपका हेलो एलिन्स है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है बेटा, आपकी sp2। क्लियर है नहीं ये बात? अब देखो बेटा यहां पर आपकी जो पोलैरिटी होगी किसमें ज्यादा होगी और किसमें क्या होगी बेटा, कम होगी। तो सबसे पहले मैं बात क्लियर कर देता हूं बेटा, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर पोलैरिटी का मतलब क्या है बेटा, पोलैरिटी का मतलब होता है कि कार्बन, बेटा यहाँ पर पोलैरिटी किसके बीच में हो रही है, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के बीच में हो रही है। कार्बन और ये हैलोजन और ये उनके बीच में क्या हो गया बेटा, बॉन्ड हो गया। तो पोलैरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, पोलैरिटी का मतलब है कि ये कार्बन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द हैलोजन। ये कार्बन हैलोजन को आसानी से क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैं बोलता हूं पोलैरिटी ज्यादा है। तो मैं क्या बोलता हूं बेटा, पोलैरिटी क्या है, ज्यादा है। अगर ये कार्बन हैलोजन को आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है बेटा, तो मैं बोलता हूं पोलैरिटी क्या है, कम। दोबारा से सुनिएगा बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनेगा, ये आगे भी काम आएगा कि अगर आपका कार्बन हैलोजन को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर आपका कार्बन हैलोजन को आसानी से क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज कार्बन, then high with the polarity, high with the polarity। देखो बेटा, अगर आपका कार्बन इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करे, डोनेट करे, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो यहाँ से हैलोजन भी क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, हैलोजन को दे दिए, तो ये बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटते आपका हैलोजन क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन दिए गए तो आसानी से कार्बन ने हैलोजन को रिलीज कर दिया, जिसके कारण पोलैरिटी क्या हो गई,
ज्यादा होगी। तो हमें यहाँ पर यही बात देखनी है बेटा कि कौन सा कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन सा कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। जो कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है बेटा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, कम। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा यहाँ पर कौन सा एस करेक्टर होगा, 25% वाला होगा या नहीं। यहाँ पर एस करेक्टर कितना होगा, 25%, और यहाँ पर एस करेक्टर कितना होगा, 33.3%। अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बेटा, ये आपका कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास है 25% एस करेक्टर। ये आपका कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर कार्बन के पास है 33.3% एस करेक्टर। और एस करेक्टर का मतलब वही बताया था बेटा, जितना ज्यादा एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी बेटा, उतनी ही ज्यादा होगी। तो एक बात बताओ बेटा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी किसकी वजह से, ऊपर कौन है बेटा आपका हेलोएल्केन, हेलोएल्केन है, और नीचे कौन बेटा आपकी हेलोअरिन्स, हेलोअरिन्स है। तो यहाँ पर जब एस करेक्टर ज्यादा होगा तो इस हेलोअरिन्स का जो कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या नहीं होगी बेटा, बोलो भाई। इसका एस करेक्टर ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा बेटा। तो ये कार्बन आसानी से जब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो यहाँ से हाइड्रोजन भी आसानी से नहीं निकलेगा, और जब आपका हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगा तो रिएक्टिविटी भी कम रहेगी बेटा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसके अंदर बोल सकते हैं बेटा कि जितना ज्यादा पोलैरिटी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की रहेगी, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। और पोलैरिटी ज्यादा तब होगी जब एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा, जबकि हेलोअरिन्स के अंदर जो एस करेक्टर वो ज्यादा है और हेलोएल्केन के अंदर जो एस करेक्टर वो कम है। तो हेलोएल्केन आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, जबकि हेलोअरिन्स आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाएगी। जब आसानी से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएगी तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी बेटा, कम होगी। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो बात करते हैं बेटा रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप एंड बेंजीन रिंग। देखिए बेटा एक बात बताओ, जो आपकी बेंजीन रिंग होती है उस बेंजीन रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बेंजीन रिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, डीलोकलाइज भी होते रहते हैं। आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन वो क्या होते रहते हैं बेटा, डीलोकलाइज भी होते रहते हैं। ये आपके याद आता है बेटा इस प्रकार से। तो आप क्या बोलते हो बेटा कि जो आपकी बेंजीन रिंग है ना वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। जो आपकी बेंजीन रिंग है वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। और जो अटैक करने आ रहा है, जो अटैकिंग रिजेंट है, जो अटैकिंग रिजेंट है वो भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। वो भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। ध्यान से सुनेगा, जो आपकी बेंजीन है वो भी कैसी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। जो अटैक करने आ रहा है वो भी कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। तो एक ही जैसे ग्रुप एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप का अटैक बहुत कम होगा, कारण क्योंकि आने वाले रिच ग्रुप को आपकी बेंजीन क्या करेगी, रिपेल करेगी। और रिपल्सन के कारण आपका इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप बेंजीन पर अटैक नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आपकी जो हेलोअरिन्स होती है बेटा वो हेलोएल्केन से कैसी होती है, लेस रिएक्टिव होती है। जो आपकी हेलोअरिन्स होती है वो आपके हेलोएल्केन से क्या होती है, कम। अच्छा इसके अंदर एक इफेक्ट और भी होता है बेटा, वो पांचवा इफेक्ट है आपका, कौन सा देखिएगा, मैं पूरे पे रख कर रहा हूं। तो आपका पांचवा इफेक्ट होता है बेटा वो होता है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन।
बेटा जब आपकी बेंजीन है, ये मान लो आपकी बेंजीन, ध्यान से सुनिएगा, और यहां पर आपका Cl है। मान लो आप इस कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन देकर Cl को यहां से भेज दिया, रिलीव करवा दिया, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक बात बताइए बेटा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये फिनाइल ग्रुप है, तो क्या हो गया? फिनाइल का टाइम बन गया। अब हमने एक बात पढ़ी बेटा कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन बोलते हैं। और वो कार्बोकैटायन जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को क्या करता है? स्टेबल करता है। लेकिन अगर हम फिनाइल के अंदर बात करें बेटा, तो फिनाइल के अंदर इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं कि आपका जो फिनाइल ग्रुप हो वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका, बस एक पॉइंट दिमाग में डालो, इसके अंदर आगे डिस्कस करेंगे बेटा जब अपनी यूनिट आगे बढ़ेगी, तो फिनाइल कैटायन अनस्टेबल क्यों, इसके ऊपर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस इतना दिमाग में डालो कि जो आपका फिनाइल कैटायन होता है वो कैसा होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। रेजोनेंस के द्वारा इसको हम स्टेबल नहीं कर सकते। जब रेजोनेंस के द्वारा इसको स्टेबल नहीं कर सकते तो ये फिनाइल अपने आप को अनस्टेबल करने के लिए क्लोरीन को रिलीव नहीं करेगा। जब तक क्लोरीन को रिलीव नहीं करेगा तब तक इसकी रिएक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम बोल सकते हैं बेटा कि आपकी एलोरेंस क्या होती है? एलोरेन से लेस रिएक्टिव होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा बेटा? इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि किस प्रकार से आपकी हेलो एल्केन हेलोजन से क्या होती है? ज्यादा रिएक्टिव होती है बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा इनकी केमिकल रिएक्शंस को लेकर, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद मेटल्स होंगी, रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बेटा उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।